करीब 80,000 करोड़ का रिटर्न लूज कर रहे हैं हर साल। एक ऐसे 2-3 साल का फेज आया है पोस्ट कोविड जहाँ पे किसी जो अभी निवेशक आए हैं उन्होंने करेक्शन नहीं देखी और अब वो हो गया। लगभग 10,000 पॉइंट हम नीचे हैं पीक से। We do not want mutual funds to be an exclusive product. Yes. ऐसा नहीं कि it should only be for the wealthy. Don't serve only HNIs, create HNIs. सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी जुड़ रहे हैं। एक ऐसे पर्सनालिटी जिन्होंने लगभग 20 साल कंसल्टिंग मतलब एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म में काम किया और अब म्यूचुअल फंड जगत में उतर के अपना चमत्कार दिखा 50 के करीब म्यूचुअल फंड्स। तो क्यों चुना गणेश मोहन ने म्यूचुअल फंड का सफर? आइए आज ये समझने की कोशिश करते हैं। सीईओ हैं बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट के। बजाज एक ऐसा नाम है जो सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश, आप पुणे से आए यहाँ पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ। और अभी ये पता चला कि हम दोनों ही फौजी किड। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, मैं आमंत्रित किया आपने। हैप्पी टू बी ऑन योर शो। गणेश, सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स की तो बाद में बात कर लेंगे, वो तो आप वैसे ही पूरी किताब लिख देंगे उसके ऊपर। लेकिन मैं ये पढ़ रहा था आपके बारे में तो मुझे जो बहुत फैसिनेट की चीज़ कि आप ट्रैकिंग के बहुत शौक। तो सबसे पहली चीज़ आपसे, क्योंकि मेरा भी बचपन काफ़ी पहाड़ों में गुजरा, पहाड़ जब आप चढ़ते हैं क्या सुनते हैं आप पहाड़ से? क्या सुनते हैं पहाड़ से? पहाड़ आप चढ़ते नहीं हैं, पहाड़ आप एक एक स्टेप लेके आप चढ़ते हैं, राइट? तो पहाड़ का एक रिदम होता है। इनिशियली पहाड़ जब आप चढ़ते हैं तो आपका शायद टेम्पो भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, फिर स्लोली आपको एडजस्ट करना पड़ता है अपना रिदम। और पहाड़ों में एक यू गेट दैट सेंस ऑफ नेचर, राइट? यू गेट क्लोजर टू नेचर। आपके जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे बहुत ही शांत रहता है। यू गेट इन टच विथ योर सेल्फ, राइट? नेचर के थ्रू आप खुद के साथ जुड़ जाते हैं, राइट? और नेचर आपको सिखाता है कि व्हाट इज इट टू बी इन अ वेरी हम्बल एनवायरनमेंट, राइट? जब आप पहाड़ चढ़ते हैं, पर्टिकुलरली सपोज आप 3,000 4,000 मीटर के ऊपर चले गए हैं, फैसिलिटीज़ बहुत ही बेसिक हो जाती हैं। एक टिन शेड भी मिल जाए आपको, बहुत ही आपके लिए इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, राइट? तो आप अपनी डे टू डे लाइफ के कंफर्ट से, लग्जरी से बहुत ही हट के जब आप जाते हैं, आपको यू गेट टू रियलाइज कि यू आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग वेरी बिग, राइट? कि आपके बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, उस दुनिया के भी काफ़ी बढ़िया नज़ारे हैं, राइट? और आपको इसका एन्जॉयमेंट लेने के लिए यू हैव टू कम डाउन एंड लिव विथ नेचर। वो आपको इट ऑल्सो टीचेस यू ह्यूमिलिटी। सो टू मी माउंटेन्स टीच यू अ लॉट, राइट? और जब आप वहाँ पे जाते हैं एक शांति आती है आपके ऊपर, आप अलग से थोड़ा सोच भी सकते हैं। सम ऑफ माई बेस्ट आइडियाज़ मेरे एक्चुअली माउंटेन्स पे ट्रैकिंग पे आए हैं, लाइक बिलीव इट और नॉट। सो फॉर मी इट इज़ अ वेरी ऑलमोस्ट लाइक अ सेक्रेड एक्सपीरियंस। इसीलिए आप इतने हम्बल हैं। आई ट्राई। मैं अपने करियर में बहुत ग्लोबल मल्टीनेशनल्स जैसे जहाँ पर आपने काम भी किए हैं और बाकी कई लोगों से मिला हूँ, इतने हम्बल इंसान से। सो आई थिंक थोड़ी जो ह्यूमिलिटी है, आई थिंक ऑब्वियसली आई लर्न फ्रॉम द माउंटेन्स, पहाड़ों से। लेकिन काफ़ी सारी आई वुड क्रेडिट माई फैमिली अपब्रिंगिंग टू। जैसा आप जानते हैं, बीइंग इन द फोर्सेस बैकग्राउंड, यू हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज, लेकिन देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी, पैसे ज़्यादा होते नहीं है, राइट? सो इट्स अ वेरी हम्बल अपब्रिंगिंग, वेरी हम्बल फैमिली बैकग्राउंड। मेरे फादर आर्मी में थे, मेरी मदर एक स्कूल टीचर थी। लेकिन आर्मी में एक दो बड़े एडवांटेजेस होते हैं। एक तो आपके पास बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए हो या इवन फॉर एजुकेशन, राइट? और एजुकेशन आई वुड से हमारे फैमिली में बहुत सारा फोकस था। तो वी वुड ट्राई टू मेक श्योर दैट फ्रॉम द बेस्ट स्कूल्स जो थे वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स ऑफन यूज्ड टू टीच। सो वी गॉट अ वेरी गुड एजुकेशन। और आई थिंक बोथ ऑफ दीज थिंग्स, गुड फैसिलिटीज, गुड एजुकेशन, रियली हेल्प्ड इन माई अपब्रिंगिंग। सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर द humble background that I started from. आप में बहुत जो मतलब एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कि आईआईटी आईआईएम करें, वो करके आप एक ग्लोबल मल्टीनेशनल फर्म में गए, वहाँ पार्टनर तक पहुँच गए, फिर वहाँ से छोड़ के आप म्यूचुअल फंड जगत में कैसे आए? इनफैक्ट ये सवाल मुझे, हाँ, ये सवाल मुझे अक्सर आता है कि आप ग्लोबल मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म से, जहाँ पे आप कहीं पे भी काम कर सकते थे, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते थे,
आप इंडिया में आके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्यों जुड़े, राइट? आई वुड से इसके काफ़ी सारे कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी साइज़ इतना बड़ा है हमारे सामने, राइट? ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे मिनिमम 20-25% ग्रोथ आपको ऑलमोस्ट आँख बंद करके दिखता है फॉर द नेक्स्ट 10 टू 15 ईयर्स। ऐसी बहुत कम इंडस्ट्रीज़ हैं। देखिए हमारे इंडस्ट्री में कुल मिला के करीब 5 साढ़े 5 करोड़ के इन्वेस्टर्स होंगे। होने चाहिए करीब 25 से 30 करोड़ ऑलरेडी, राइट? इतने तो एफडी होल्डर्स हैं जिनके पास 5 लाख का की पूँजी है, राइट? तो अपॉर्चुनिटी साइज़ वैसे भी है। दूसरा ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे मार्केट खुद आपको बेनिफिट देता है। राइट? तो ये दोनों चीज़ अगर आप देखेंगे, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ डिफरेंशिएटेड प्ले, राइट? क्योंकि जबकि यहाँ पे 40 एएमसीज़ ऑलरेडी थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो हमें दिख रहा था फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कंसल्टिंग में जब मैंने काम किया था, काफ़ी ग्लोबल एसेट मैनेजर्स को भी मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा था कि वो क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ डिप्लॉय करते हैं, क्या नया लेके आते हैं मार्केट में। तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे इंडिया में भी दिख रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी एएमसी बनाएँ, जिसमें कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस लेके आएँ जो ग्लोबली यूज़ हो रहे हैं, कुछ नया लेके आएँ, कुछ बेहतर लेके आएँ हमारी इंडस्ट्री में, जहाँ पे इतना सारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है। तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि एसेट मैनेजमेंट इज़ द राइट राइट होम। तो ऑलरेडी आपने तो 19,000 लगभग 20,000 करोड़ का एयूएम खड़ा कर दिया, तो ऐसा क्या यूनिक कर रहे हैं आप? देखिए ब्रांड तो बजाज है, लेकिन अब तक इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में ही कॉन्सेंट्रेटेड थे। ऑफ कोर्स लेंडिंग में भी है, लेकिन विद इन एसेट मैनेजमेंट ऐसा आपने क्या किया कि इतनी तेज ग्रोथ जिस तरह से आपको आई? आई वुड से यहाँ पे 2-3 बड़ी चीज़ें हैं, बट सबसे पहला था कि अगर आप 40 एएमसीज़ के इंडस्ट्री में आ रहे हैं, राइट? सबसे पहला सवाल आपको जो पूछा जाता है कि आप फ़र्क क्या करेंगे? आप में फ़र्क क्या है? तो इसी पे हमने काफ़ी ध्यान दिया। और सबसे पहला जो होता है कि ये निवेश का बिज़नेस है, राइट? तो आपको इन्वेस्टमेंट के एरिया में ही कुछ नया लेके आना पड़ेगा। और हमें क्लियरली दिखा था कि ग्लोबली जब हम देख रहे थे, हमारे सीआईओ भी ही हैज़ आल्सो वर्क्ड इंटरनेशनली काफ़ी, और मेरे भी क्लाइंट्स काफ़ी इंटरनेशनल एसेट मैनेजर्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, हेज फंड्स थे। तो हमें दिख रहा था कि एक चीज़ था जहाँ पे उनका काफ़ी फ़ोकस था, लेकिन इंडिया में उसके बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा था, और ये है फील्ड ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस। तो बिहेवियरल फाइनेंस एक चीज़ थी जहाँ पे ग्लोबली काफ़ी एफर्ट जा रही थी, लेकिन इंडिया में उसका फ़ोकस नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मोस्टली फाइनेंस जो है, इट हैज़ कम फ्रॉम इकोनॉमिक्स, राइट? और इकोनॉमिक्स से पहली क्लास में आपके प्रोफ़ेसर आपको बोलेंगे कि आप प्लीज़ 2 असम्पशन लेके चलिए। एक है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर परफेक्टली रैशनल, और दूसरा है कि मार्केट्स आर परफेक्टली एफिशिएंट। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि बोथ दीज़ असम्पशंस आर नॉट ट्रू, सच नहीं। राइट? बिल्कुल सच नहीं है। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग्स आर इरैशनल, लेकिन सर्टेनली उनके इमोशंस जो हैं, सेंटिमेंट जो हैं, डेफिनिटली उन पे प्रभाव पड़ आता है उसका। और मार्केट एंड ऑफ द डे है क्या? आप जैसे और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स ही हैं, जो एक कंपनी पे या किसी सिक्योरिटी पे अपना वोट प्रकट कर रहे हैं, एक प्राइस के माध्यम से, राइट? तो इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ह्यूमन बीइंग्स हैं इस मार्केट में, रोबोट्स नहीं चला रहे हैं इस मार्केट। तो इससे मार्केट्स के जो साइकिल्स होते हैं, उनका आप कैसे एक्सप्लॉइट करें अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज़, तो आप कैसे उनको एक्सप्लॉइट करें। और दूसरा, हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट टीम में भी ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, उनके भी खुद के बायसेस हैं। तो हम हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस में ऐसे कैसे टूल्स, टेम्पलेट्स लेके आएँ, ताकि उनके खुद के बिहेवियरल के जो बायसेस हैं, वो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में उसका इम्पैक्ट कम से कम कर पाएँ। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं ऑन बिहेवियरल फाइनेंस, और उसको हम कैसे निवेश के बाज़ार में हम लेके आ रहे हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। गणेश, हालांकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में बहुत तेज ग्रोथ देखी, लेकिन आज भी 5 करोड़ यूनिक निवेशक हैं और 50 करोड़ आधार इनेबल्ड पैन या पैन लिंक्ड आधार जिसे कहते हैं वो है। तो जर्नी जो है, एक नजरिए से देखे तो अब जहां हम थे वहां से बहुत दूर आए हैं, लेकिन 5 करोड़ से 50 करोड़ की जो जर्नी होगी आपके मुताबिक वो कैसे तय होगी? क्योंकि 140 करोड़ लोगों का देश है, तो 5 करोड़ हम लोगों को सेवर से इन्वेस्टर बना लिया हमने, तो अभी भी एक बहुत लंबी जर्नी आगे है।
तो इस पे आपकी क्या राय है कि आप किस तरह से इसको सोचते हैं कि आप एक किस तरह की क्रांति लाने की सोचते हैं आप अपने मन में? देखिए, आपने बहुत ही सही कहा कि सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, राइट? 5 करोड़ जो अभी आए हैं, लोग देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमारी इंडस्ट्री अभी ऑलमोस्ट 70 लाख करोड़ की हो चुकी है। लेकिन लोग ये देख नहीं रहे हैं कि ये 500 करोड़ की भी हो सकती है, 500 लाख करोड़ की, राइट? तो ये जर्नी कैसे हम तय कर पाएँगे इज़ ओनली अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हमारे इस इंडस्ट्री में आएँ। देखिए, हमारी इंडस्ट्री एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। ये एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन इंडस्ट्री है। बहुत ही वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, ट्रांसपेरेंट है, लो कॉस्ट भी है। ठीक? इसमें एक डाउनसाइड ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन का फ़ोकस काफ़ी कम रहा है। अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में करीब 80,000 के आसपास एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ कंपेयर करेंगे तो करीब 30 लाख के आसपास लाइफ इंश्योरेंस के डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। तो काफ़ी गैप है इन दोनों में, राइट? तो एक तो है कि डिस्ट्रीब्यूशन को आप कैसे बढ़ाएँ, कैसे हेल्दी बनाएँ। दूसरा ये है कि आप अपने सेवर्स को इन्वेस्टर्स कैसे बनाएँ, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लॉन्च कर रहे हैं, वो है कि आप अपने सेविंग्स के जो बकेट है, लाइक उस पे आप यू मेक कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आज के दिन में, राइट? सेविंग्स अकाउंट पे भारत में करीब 20 लाख करोड़ का पैसा पड़ा हुआ है आज के दिन में, राइट? यहाँ पे टिपिकली इन्वेस्टर्स को मिलता है करीब 3 से साढ़े 3% का रिटर्न, राइट? ये रिटर्न ना तो इन्फ्लेशन मीट करता है और उसके ऊपर टैक्स पे भी भरना पड़ता है लोगों को, राइट? अगर आप देखें कोई भी फाइनेंस प्रोफेशनल है, वो अपने पैसे को करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में नहीं रखते। वो इस्तेमाल करते हैं लिक्विड फंड्स, ओवरनाइट फंड्स। यही फंड्स हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी है, लेकिन वो उसका आज प्रयोग नहीं करते। तो हम कैसे ये सिस्टम लेके आएँ, हमारे हार्ड अर्न्ड मनी को हाउ कैन वी एम्प्लॉय इन हायर रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, राइट? तो एक हमने लॉन्च किया है समथिंग कॉल्ड सेविंग्स प्लस। ये एक ऐसा फैसिलिटी है जो अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से कस्टमर जब कंसेंट देते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं कि पिछले 6 महीने में उनके अकाउंट में कितना सरप्लस बैलेंस था। यानी कि आपके एक्सपेंसेस, क्रेडिट कार्ड बिल, ईएमआई सब घटा के आप अपने सेविंग्स अकाउंट में कितना एक्स्ट्रा रखते थे। और अगर इसको आपने लिक्विड फंड में या ओवरनाइट फंड में डिप्लॉय किया होता, आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता था, राइट? एक बहुत ही सिंपल नमूना है इसका। सपोज़ आप अपने सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपया रख रहे हैं एक्स्ट्रा, राइट? आप हर दिन ₹10 गँवा रहे हैं ऑफ इंक्रीमेंटल रिटर्न। ₹10 हर दिन फॉर 1 लाख दैट यू आर कीपिंग। इंडिया अगर आप देखेंगे एट अ कंट्री लेवल, हम करीब 80,000 करोड़ का रिटर्न लूज़ कर रहे हैं हर साल बिकॉज़ वी आर कीपिंग अ प्रोडक्ट व्हिच इज़ नॉट एफिशिएंट फॉर अस। तो ये एक आई थिंक इट इज़ अ नेशन वाइड प्रायोरिटी, हमें ये इसको ज़रूर देखना चाहिए। और ये सॉल्व करते-करते मेरा ये मानना है कि वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम अ नेशन ऑफ सेवर्स टू अ नेशन ऑफ इन्वेस्टर्स। हुँ। तो यही हमारी जर्नी भी है। लोगों को क्या रिलक्टेंस है? क्या लैक ऑफ देखिए हमारी जनरेशन में या हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में जानकारी ही नहीं थी, हुँ, प्रोडक्ट्स ही नहीं थे। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 30 साल पहले रेगुलेटेड फॉर्म में आई, मतलब पहले तो अलग ही किस्म की एक इंडस्ट्री थी। तो तब तो ये रीज़न था कि भई हमारे पास विकल्प ही नहीं है। आज आपके मुताबिक क्या रीज़न है? क्या ये रीज़न ये है कि लोग सोचते हैं कि ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है, मैं इसमें नहीं जा सकती, बैंक सेफ है, या रिस्क ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग की जानकारी लोगों में नहीं है? जैसे अभी आपने कहा कि वहाँ भी रखना एक रिस्क है, क्योंकि आप इन्फ्लेशन अगर नहीं बीट कर पा रहे तो वो भी आपके लिए सबसे बड़ी रिस्क है। लेकिन आपके मुताबिक क्या रीज़न है कि ये अ, खासकर स्मॉल इन्वेस्टर्स वो हुँ, जिस हुँ। गति से आना चाहिए, वो नहीं आ रहे? इसके मेरे मुताबिक 2 बड़े कारण हैं विवेक जी, राइट? एक अगर आप किसी भी रिटेल निवेशक से पूछेंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में आपका क्या विचार है? वो कहेंगे कि म्यूचुअल फंड इक्विटी है। नहीं, म्यूचुअल फंड सही है लेकिन इक्विटी के लिए सही है, इक्विटी के लिस्ट में। राइट? लेकिन म्यूचुअल फंड के डेट प्रोडक्ट्स भी हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, राइट? काफ़ी हमारे टॉप फाइनेंस प्रोफेशनल्स इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो क्यों ना हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसका प्रयोग करें, राइट? तो ये हमारा कोशिश ये है कि हाउ डू वी ब्रिंग
डेट प्रोडक्ट्स ऑल्सो टू रिटेल इन्वेस्टर्स। दूसरा ये है कि समहाउ हमारे दिमाग में हमारी माइंडसेट रहा है कि हमारे सेविंग्स अकाउंट में हम थोड़ा एक्स्ट्रा रख लें, क्या पता कब एक इमरजेंसी आ जाए, शायद मुझे कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, उस पर कम रिटर्न भी आ रहे हैं तो भी ठीक है, राइट। लेकिन आज के दिन में उसी लिक्विडिटी के साथ करीब 50,000 तक मैं विद इन अ फ्यू सेकेंड्स मैं लिक्विडिटी दे सकता हूँ ऑन लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड्स। उसके ऊपर तो जनरली पीपल या तो क्रेडिट कार्ड या का इस्तेमाल करेंगे या कोई और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का। तो उसी लिक्विडिटी के साथ अगर रिटर्न्स भी आपको बेटर मिल रहे हैं, राइट, तो मेरा ये मानना है कि लोगों को धीरे धीरे वो माइंड से भी बदलना चाहिए कि आई एम मेकिंग अ कॉम्प्रोमाइज। 3%, 3.5% का रिटर्न इज ओके, इट इज नॉट ओके, यू आर लूजिंग मनी, राइट। इंडिया इज लूजिंग 80,000 crores एवरी ईयर, दैट इज ऑलमोस्ट $10 billion, राइट। हाल ही में एफ करीब $10 बिलियन के आसपास मार्केट से निकालनी, उस टाइम कितना शोर शराबा हुआ मार्केट में। हर साल हम $10 बिलियन लूज कमा रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात की, एक तो प्रॉब्लम है कि उतने हैं ही नहीं, उसका एक अलग ही एक कॉन्वर्सेशन मैं कर सकता हूँ आपके साथ कि क्यों नहीं, पर वो अलग डिबेट है। हम सब जानते हैं कम क्यों है, और एक कमीशन ड्रिवन मॉडल रहा है हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में हमारे देश में। आज कोई एनपीएस रेकमेंड नहीं करते क्योंकि उसमें कमीशन ही, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन डेट जैसे आपने कहा, हमेशा इक्विटी की बात हुई, जो समझदार कॉर्पोरेट्स थे उन्होंने उसका बहुत बेनिफिट उठाया, लेकिन क्योंकि उसमें कमीशन कम है तो डेट के बारे में लोग कम बात करते हैं, इक्विटी के बारे में ज़्यादा। जैसे आपने कहा हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ये सेविंग्स ऐप को लेके, कहीं ये आपके डू इट योरसेल्फ फिनटेक कंपनियों ने भी बहुत अच्छे नंबर्स बनाए हैं लोगों के, इन्वेस्टर्स के, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप की गेम है कि हम किस तरह से एक नए विकल्प खोजें, कि अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है जो शुरू करना चाहता है वो कैसे इन्वेस्ट करे म्यूचुअल, आज कहाँ जाए वो। मैं चलिए एग्जाम्पल कैसे शुरू करें। मैं भी एक पीछे एक ड्राइवर से बात कर रहा था, 27 साल का, कहता मेरी 4 महीने की बेटी है, सर मेरी एसआईपी करा दो। मैंने 5 बड़े फाइनेंशियल प्लानर्स को फोन किया, वो हंसने लग गए मेरे कि विवेक 500 रुपए की एसआईपी को हम नहीं सर्विस कर सकते, क्या विकल्प है। इस पे एक्चुअली पूरे एम्फी और सेबी के में काफ़ी चर्चे भी हुए हैं कि हमें वी हैव टू ब्रिंग दिस टू द होल कंट्री, राइट। तो हमें अभी एसआईपी का टिकट साइज भी कम करना पड़ेगा, राइट। तो पहले काफ़ी ₹500 के आसपास वो मिनिमम लिमिट, क्योंकि वहाँ पे आपको केवाईसी करना होता था, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी थोड़ा हैज़ टू बी सम इंसेंटिव। अभी सेबी इज़ कमिंग आउट विद अ कंसल्टेशन पेपर व्हिच आई थिंक इज़ वेरी स्मार्ट कि आप 250 पे कैसे एक एसआईपी शुरू कर सकें ताकि मोर एंड मोर पीपल कैन टेक बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। और इस कंसल्टेशन पेपर में देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जहाँ पे आप फॉर केवाईसी आप अपने जो आईपीएफ का जो बजट रखते हैं, ये 1 बेसिस पॉइंट ऑफ योर एयूएम, उसमें से आप उसका थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप टू ₹500 का इंसेंटिव भी दे सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए। तो मेरे मुताबिक ये ऐसे मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी डू नॉट वांट म्यूचुअल फंड्स टू बी एन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि इट शुड ओनली बी फॉर द वेल्दी, इट इज अ टूल फॉर क्रिएटिंग वेल्थ, करेक्ट। सो इट हैज टू बी अवेलेबल फॉर एज मेनी इंडियंस, राइट। इनफैक्ट वो हम सबका गोल होना चाहिए कि हाउ डू वी मेक एवरी इंडियन वेल्दी थ्रू म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी आई कीप एनकरेजिंग कि प्लीज थिंक ऑफ व्हाट यू आर डूइंग बियॉन्ड जस्ट क्रिएटिंग wealth for the top end. Don't serve only HNIs, create HNIs, राइट। ये हमारा गोल होना चाहिए। ये करने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एक्सपैंड आवर एंटायर विजन। अक्सर काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि वी विल ओनली फोकस ऑन द अपर एंड मार्केट एनीवे हमें 15-20% का ग्रोथ दे ही देगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज सफिशिएंट, राइट। बट इज दैट इनफ फॉर इंडियाज ग्रोथ, राइट। तो अगर हमें इंडिया के लिए कुछ करना है, कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है, राइट, आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वी ऑल्सो फोकस एट दोज हु डू नॉट हैव दैट वेल्थ टुडे। जब बाजार 85,000 के करीब पहुंच गया था तो मुझे याद है कि
जब पिछली बार शूट किए तो कईयों ने कहा, आपके पेयर्स ने, आपके कॉलीग्स ने, कि पहली बार एक ऐसे 2-3 साल का फेज आया है पोस्ट कोविड जहाँ पे किसी जो अभी निवेशक आए हैं उन्होंने करेक्शन नहीं देखी, और अब वो हो गया। लगभग 10,000 पॉइंट हम नीचे हैं पीक से। बिल्कुल। क्या बिहेवियर रहा आपके इन्वेस्टर्स का, या जो आपने सुना, या खुद आप तो अपने ही इन्वेस्टर्स की बात कर सकते हैं, क्या हड़बड़ी दिखी, क्या डर दिखा आपको, क्या विड्रॉल्स दिखे लोगों के, क्या कॉल ज़्यादा आने लगी, क्या किस तरह का बिहेवियर हुआ? क्योंकि ये एक फेयर था जो कईयों ने फ्लैग ऑफ किया, आपने भी किया होगा कि भाई 2-3 साल से जो अभी नए इन्वेस्टर्स आए पोस्ट कोविड में या कोविड के दौरान, सबने बस एक वन वे स्ट्रीट देखी। आई थिंक फ्लोज अगर आप देखेंगे, फ्लोज हैव नॉट बीन अफेक्टेड सो मच, राइट? इनफैक्ट इन्वेस्टर्स थोड़े मैच्योर भी हो चुके हैं कि दे वर एक्सपेक्टिंग कि थोड़े करेक्शंस आएंगे, एंड करेक्शन के टाइम पे यू कैन एक्चुअली इंक्रीज योर एलोकेशन। तो हमें वैसे भी काफ़ी इन्वेस्टर्स दिखे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो पिछले 2-3 साल में ही आए होंगे, एंड वो करीब आधे निवेशक जो बाजार में हैं वुड बी अराउंड दोज टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। उनके लिए दे हैव सीन अ मार्केट जहाँ पे हर साल 25 से 35% तक का रिटर्न मिल रहा था उन्हें, राइट? ये साल वैसा नहीं होगा, राइट? तो उनके लिए थोड़ा-सा वो रियलिटी चेक आया। बट आई थिंक उससे क्या हुआ है कि उनके रिटर्न के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो थोड़े अभी टेम्पर डाउन हुए हैं, राइट? थोड़े अभी वो दे हैव बिकम मोर मैच्योर अबाउट इट। लेकिन जो भी इक्विटी में आता है, हम उनको हमेशा कहते हैं कि आपको ऐसे मौके मिलने चाहिए, राइट? आपको ऐसा मार्केट नहीं चाहिए जो हमेशा कीप्स इंक्रीजिंग। क्योंकि अगर आप यू आर गोइंग टू बी अ नेट बायर ऑफ इक्विटी, राइट? आप अगले साल थोड़ा और पैसा डालेंगे, उसके अगले साल थोड़ा और पैसा डालेंगे, लेकिन आपका योर इनकम विल ओनली इंक्रीज। तो आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी चाहिए जहाँ पे मार्केट आपको करेक्शन देके एंट्री पॉइंट दे, और इस एंट्री पॉइंट में आपको यू शुड एक्सपैंड योर एलोकेशन। ये मैसेज हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स को देते हैं, और हमारा ये मानना है कि जहाँ पे भी एक अच्छा एडवाइज़र है, वो इस टाइम पे थोड़ा फ्रंट फुट पे जाके खेलता है, राइट? जो अम, उतने स्ट्रॉन्ग एडवाइज़र्स नहीं हैं, वो थोड़ा बैक फुट पे चले जाते हैं। बोलते मार्केट अभी थोड़ा वीक है, मैं नहीं बात कर सकता। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एडवाइज़र्स हैं, वो इस टाइम पे जाके बोलते हैं इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, कि यही टाइम है, राइट? ये मार्केट आपको अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, प्लीज़ इंक्रीज़ योर एलोकेशन। तो हमारी तरफ से वी हैव सीन कि व्हाइल मार्केट हैज़ बीन करेक्टिंग, बट आवर फ्लोज़ हैव बीन इंक्रीजिंग। बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप एक ग्लोबल विजन के इंसान हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ये अधिकतर प्रॉब्लम विदेशी प्रॉब्लम है जो आज के हालात है, मैं कोई कल परसों की बात नहीं आपसे कर रहा, लेकिन और ये हमेशा सिक्लिकल चलता ही रहता है, होता ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 2008 टाइप क्राइसिस हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम्स है विदेश में, स्लो डाउन। लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये शॉर्ट और मीडियम टर्म में, खासकर मीडियम टर्म में, ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, कि पेन थोड़ा डीपर रहेगा आपके मुताबिक? तो विवेक जी, अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल, राइट, अगर मैं फ़ॉर्मूला 1 का एनालॉजी लूँ, वो थोड़ा वो जो स्ट्रेट सेक्शन होता है, वैसा था, राइट? आप उस टाइम पे आ जाइए, अपनी गाड़ी में जितना आप एक्सेलरेटर दबा सकते हैं, आप दबाइए, आप अच्छा करेंगे, राइट? आपको चिंता नहीं करनी है कि हमारा टायर प्रेशर कैसा है, कुछ या रास्ते पे कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, राइट? अभी आगे जाके हम थोड़ा वो कर्व एरिया में जा रहे हैं, राइट? जहाँ पे आपको सँभालना है थोड़ा, टायर प्रेशर कैसा है, इस कर्व को मैं किस स्पीड पे ले सकूँ। तो एज़ अ फंड मैनेजर हमें ये बहुत ही देखना है, बहुत ही सँभाल के देखना है कि आगे क्या-क्या आ सकता है, राइट? जैसे आपने कहा कि डोमेस्टिक कंसर्न्स सर्टेनली है, लेकिन ज़्यादा है इंटरनेशनल, राइट? डोमेस्टिक कंसर्न्स वो हमारे हाथ में है, वो विद कंसर्टेड एफर्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? चाहे वो अर्बन डिमांड हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो, ये सब हमें पता है, और ये गवर्नमेंट आई थिंक कैन हैंडल दिस। जो हम हैंडल नहीं कर सकते वो है व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। अभी हाल ही में यूएस में देयर हैज़ बीन अ रेजिम चेंज। ऑलरेडी काफ़ी सारे आई थिंक मोर देन 100 प्लस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आ गए हैं, बट अभी भी लोग उसको थोड़ा डाइजेस्ट कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, और इसका असर क्या पड़ेगा अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ पे, हमारे देश पे, एक्सपोर्ट्स पे, टैरिफ्स पे, ग्लोबल ट्रेड पे। उसका अभी तक पूरा असर अभी तक लोगों ने पूरा असेस नहीं किया है। दूसरा है जियोपॉलिटिक्स।
पिछले काफ़ी सालों से जियोपॉलिटिक्स हैज़ बीन क्वाइट एन इशू। ये जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा, कोई नए जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आएंगे। अभी पनामा कनाल और सुएज कनाल को लेके पूरा ट्रेड ही बदल सकता है, राइट? तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आर अननोन्स, राइट? तो हमारा ये ख्याल है कि अगले 6 महीने, सो 2025 को अगर आप 2 हिस्से में बांटेंगे, जनवरी से जून और जुलाई से उसके आगे, हमारा ये मानना है कि अगले 6 महीने मार्केट थोड़ा उसको डाइजेस्ट करेगी कि क्या क्या होने वाला है और उसका क्या असर होगा। तो वॉलेटिलिटी आपको दिखेगा काफ़ी। एक बार वो हो गया और एक बार मार्केट इज़ क्लियर कि डायरेक्शन क्या है, उसके बाद हमारा व्यू है कि सेकंड हाफ में थिंग्स विल बी मच मोर क्लियर और उसके बेसिस से मार्केट अपना डायरेक्शन लेगी वहाँ से। गणेश, जो एक शुरुआती निवेशक है, जिसे इतना पता है कि म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कोई एडवाइज़र के पास जाने की क्षमता नहीं है या इतनी समझ नहीं है कि एक ऐप पे जाके पता करें, पढ़ें कि कौन सी स्कीम लें। तो एक शुरुआती निवेशक के लिए क्या कैटेगरी है आपके मुताबिक? क्योंकि विदेश में जैसे इंडेक्स फंड्स जो हैं, जिसे हम पैसिव कहते बिल्कुल। हैं, वो बहुत बड़े हैं। हुँ, तो और तभी शायद वहाँ पे इक्विटी कल्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप शुरू करते हैं वहाँ से, फिर आगे-आगे चल के एक्टिव में जाते हैं। तो आपके मुताबिक, गिवन योर ग्लोबल एक्सपीरियंस, आप क्या मानते हैं कि एक शुरुआत के लिए क्या कैटेगरी अच्छी है? मैं कहूँगा कि कैटेगरी एक्चुअली थोड़ी देर बाद वो डिस्कस होना चाहिए। सबसे पहले निवेशक को ये देखना चाहिए कि वो किस ओरिएंटेशन के साथ वो एंटर कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। अगर उनको पैसे चाहिए सपोज़ फॉर द नेक्स्ट 3 और 6 मंथ्स, उनको इक्विटी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, राइट? अगर उनकी थोड़े नीड्स हैं 2-3 साल तक, राइट, वो भी लॉन्गर टर्म डेट प्रोडक्ट्स के साथ उनको उसको दे शुड टेक केयर ऑफ दैट। तो नियर टर्म में आई वुड से लिक्विड, सेविंग्स, आर्बिट्राज ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। मीडियम टर्म के लिए मीडियम टर्म डेट फंड्स ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। सपोज़ उनके पास ऐसे पैसा है उनके पास जो एटलीस्ट 3 साल तक उन्हें उनकी उसकी ज़रूरत ना पड़े। ऐसा अगर ऐसी पूँजी है उनके पास, इसको दे शुड डिप्लॉय इन इक्विटी फंड्स, हुँ। राइट? और इक्विटी फंड्स में भी अगर आप पहला इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों के लिए शायद वो इंडेक्स फंड इज़ प्रॉब्ली एन ईज़ी ऑप्शन कि आपको ये सोचना ना पड़े कि कौन से फंड में डालूँ, कौन-सा प्रोडक्ट कैटेगरी है, कौन से फंड मैनेजर के साथ ये डिप्लॉय करना चाहिए। और उससे आपका कम्फर्ट भी बन जाता है इस इक्विटी इन्वेस्टिंग के साथ, राइट? एक बार वो कम्फर्ट आ गया आपके पास और एक बार आपके पास वो थोड़ी समझ भी आ गई कि अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। तो जैसे आपका मैच्योरिटी बढ़ जाता है, फिर आपका प्रोडक्ट रेंज भी थोड़ा एक्सपैंड हो सकता है, राइट? और यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपके पास जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी के जो ऑप्शंस हैं, वो आपके लिए बेटर रहेंगे। जैसे कि आप सपोज़ फ्लेक्सी कैप ले लीजिए या मल्टी कैप कैटेगरीज़, ये आपको पूरी मार्केट की दे विल गिव यू कवरेज, राइट? और यहाँ पे यू हैव द बेनिफिट कि आप लॉन्गर टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं और आप पूरे मार्केट का फ़ायदा उठा रहे हैं, जहाँ पे आपका लार्ज कैप का स्टेबिलिटी भी आ जाता है, मिड कैप के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और स्मॉल कैप के मल्टी बैगर्स के अपॉर्चुनिटीज़। ये आपके फिर देन यू कैन क्रिएट अ गुड पोर्टफोलियो फ्रॉम दैट। तो ये आपके सपोज़ आप थाली की तरह सोचेंगे, ये आपके दाल, राइस और भाजी के मेन इंग्रीडिएंट्स हैं। और फिर अगर आपको थोड़े एक्स्ट्रा एज़ यू गेट मोर मैच्योर, जैसे आपका मैच्योरिटी बढ़ते रहता है, फिर आप थोड़े यू कैन ऐड एडिशनल स्पेसिफिक फंड्स, जैसे कि अगर कोई आपको स्पेसिफिक थीम या कोई सेक्टर अच्छा लगे, तो उस पे फिर आप थोड़ा अचार या पापड़ की तरफ ध्यान दे सकते हैं, राइट? बट आपका मेन बास्केट जो होना चाहिए शुड बी अराउंड योर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। इन्वेस्टिंग भी ट्रैकिंग की तरह ही, एक-एक कदम लीजिए बिल्कुल, और तब जाके पीक पे चढ़ जाएँगे। लेकिन वो कदम लेने के लिए फ़ोकस रहना चाहिए, पाँव कहाँ है। बिल्कुल। हम वही गलती कर बैठते हैं, नॉइज़ होती है थोड़ी बहुत, भाग जाते हैं। सबसे बड़े रिटर्न्स तभी आते हैं जब आप टिके रहते हैं। 30 इयर्स का मैं देखता हूँ ट्रैक रिकॉर्ड, कितनी स्कीम्स हैं ऐसी जिन्होंने 20-22% कंपाउंडेड रिटर्न दे दिए। लेकिन बहुत बिल्कुल, कम निवेशक हैं जो वो 20-22 साल रहे, 30 साल। बिल्कुल। ये एक्चुअली ट्रैकिंग का आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया बहुत ही कंपेरेबल है, राइट? क्योंकि ट्रैकिंग ऑल्सो आपको बहुत ही बढ़िया व्यू देती है। द हायर यू गो, द बेटर द व्यू। अगर आप सिर्फ माउंटेन के बेस पे ही ट्रैकिंग करते रहेंगे, तो हुँ, आपको उतना अच्छा व्यू मिलेगा भी नहीं, राइट? अभी
ऐसा ही है कि इसके कारण ये है कि क्यों पीपल आर नॉट एबल टू एंजॉय द फुल बेनिफिट, राइट? आपने देखा होगा, ये मॉर्निंग स्टार का एक रिपोर्ट आया था रिसेंटली, जिसने कहा कि फंड रिटर्न और फोलियो रिटर्न में कितना गैप है, राइट? तो वही फंड में जो जो फोलियोज थे उन्होंने रिटर्न्स के एनालिसिस किए और उन्होंने देखा कि फंड जो रिटर्न देता है, जैसे आपने कहा 30 साल में उसने 22% 25% रिटर्न दिए होंगे, लेकिन जो इन्वेस्टर्स थे उस फंड में उसी टाइम पीरियड में उनका कितना रिटर्न आया। और वहाँ पे हमने देखा कि चाहे वो 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, किसी भी फंड टाइप हो, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, 2.5 से 5% का रिटर्न गैप रहता है हर साल का बिटवीन फंड रिटर्न एंड फोलियो रिटर्न। ऐसा क्यों है? इसका ये कारण है कि इन्वेस्टर बिहेव्स अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। सपोज आज एक प्रेस में आर्टिकल आ जाए कि 7 लाख करोड़ मार्केट कैप इरोडेड, वैल्यू डिस्ट्रॉयड, तो इन्वेस्टर के मन में क्या होता है? पैनिक, डर। डर लग जाता है, राइट? और आज के दिन में वो डर पे आप बहुत ही आराम से एक्ट भी कर सकते हैं। आप अपना एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं, आप तो फोन भी करने की जरूरत नहीं है, आपने ऐप खोला, टैप करके बंद कर दी। बिल्कुल एक बटन के साथ आप ये कर सकते हैं। लेकिन उससे आपने किया क्या है? आपने एक लोअर एनएवी लॉक कर दिया अपने आप। और सपोज 2 दिन बाद मार्केट फिर से चल पड़ा, राइट? तब आप उस टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे और उस टाइम पे आपको हायर एनएवी मिलेगा। ये जो एनएवी का गैप है, यही पूरे साल में अगर आप करते रहेंगे, 2.5 से 5% का आपने रिटर्न गवाया है, कंपाउंडेड फॉर मेनी ईयर्स, राइट? तो ये गैप जो है, इसको कवर करने के लिए एक अच्छा एडवाइजर अगर मिले आपके पास, जो आपका हाथ पकड़ के आपको समझाए कि आप प्लीज स्टे इन्वेस्टेड, राइट? ये अल्फा उनके हाथ में है, राइट? तो हमारा ये मानना है कि इसको मैं एडवाइजर अल्फा कहता हूँ। और ये इट्स लाइक अ शेरपा, राइट? अगर शेरपा आपके पास है, राइट, तो आपका चांस ऑफ गेटिंग टू एवरेस्ट बेस कैंप एंड इवन एवरेस्ट इज मच बेटर, राइट? वरना आप थक के शायद हार जाएंगे ऑन द वे। आप गए हो? एवरेस्ट बेस कैंप तक तो गया हूँ, क्या बात सर। वहां तक पहुंच गए? प्रोफेशनल ट्रेकर माउंटेन। और क्लासिकल सिंगिंग कहाँ से सीखी? क्लासिकल सिंगिंग एक्चुअली मेरे मदर? ग्रैंड मदर से, ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर से। शी वाज अ क्लासिकल वायलिनिस्ट और कॉन्सर्ट भी उन्होंने किया था। लेकिन वो एक्चुअली बॉयज़ को नहीं पढ़ाती थी। तो जब मैं उस समय बच्चा था उस समय में सिर्फ वो लड़कियों को पढ़ाती थी। तो मैं बाजू के रूम में बैठ के सुना सुना करता था। और एक दिन उन्होंने मुझे रियाज़ करते हुए सुना। तो उन्होंने मेरे लिए एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज़ की और उन्होंने तब से मुझे पढ़ाना शुरू किया। तो आई थिंक आई ओwe इट टू हर। और अब खुद करते हैं कि किसी के साथ करते हैं, ट्रेनर के साथ? तो इनिशियली कर्नाटिक क्लासिकल सीखता था, फिर थोड़ी देर बाद हिंदुस्तानी क्लासिकल भी सीखा अभी रिसेंटली। लेकिन उससे पहले कॉलेज में हमेशा रॉक म्यूज़िक का भी ये फ़ैन रहता था। तो आई थिंक डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक का काफ़ी मैंने एन्जॉयमेंट लिया है। वक्त अब मिलता है आपको ये सब करने का? सीईओ बन गए हैं, और इतना तो थोड़ा कम मिलता है लेकिन बनाना पड़ता है। टारगेट है, जर्नी इतनी लंबी है, तो कैसे बैलेंस करते हैं? मतलब समय ले पाते हैं? आप बता रहे थे इंटरव्यू के पहले 1.5 घंटा तो आपको ऑफिस जाने में लग जाए। तो फिर कभी-कभी उसी टाइम को आप अगर आप सही तरह से इस्तेमाल करें, तो वो भी इट कैन बी अ टाइम फॉर रियाज़, राइट? अगर आपको अगर आपका मन आप में थोड़े वरिड लग रहे हैं कि कहीं मैं आपको बोलूं ना कि गा दें आप। मन तो बहुत कर रहा है वैसे, लेकिन उसके लिए एक अलग सेटिंग चाहिए होती है, बिल्कुल। वो भी मेडिटेशन ही है एक तरफ से। हाँ, बिल्कुल। एक दिन अलग माहौल पे बिल्कुल हम करेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गणेश, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और और आपकी जर्नी बहुत आगे लंबी है, आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और करोड़ों निवेशकों को म्यूचुअल फंड में लाना है, तो हमारी मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।